Are you ready? नमस्कार, मैं रेणुका शाह ने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। ना ही खुद को नुकसान पहुँचाना आसान होता है और ना ही खुद की जान लेना आसान होता है। फिर भी लोग खुद को नुकसान पहुँचाते ही हैं और आत्महत्याएं भी करते हैं। ऐसे लोग जो आत्महत्या करते हैं, उनके परिवार वाले, दोस्त और साथी हमेशा ऐसे सवालों से जूझते रहते हैं जिनके जवाब उन्हें कभी मिलते ही नहीं। वो अपनी सारी जिंदगी अपनों को लेकर एक अनिश्चितता के भंवर में फंसे रहते हैं। हर समय एक डर को महसूस करना, किसी अनहोनी के होने की आशंका से भरे रहना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आत्महत्या केवल आत्महत्या करने वाले के लिए ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े लोगों के लिए भी उतनी ही डरावनी और दर्दनाक होती है। इसके बावजूद इंसान इस रास्ते को अपनाता क्यों है? ऐसा है सूरज भाई, ये जितने टीवी सीरियल्स की शूटिंग, फिल्मों की शूटिंग मड आइलैंड में होती थी ना, मलाड के, वो सारी शिफ्ट होके नायगांव जा रही है। आप बस नायगांव में प्रॉपर्टी खरीद कर डाल दीजिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज है नायगांव की, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इशिता रियल एस्टेट पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। और इशिता चीट फंड पे भरोसा करना है या नहीं आरती? बोलो। हार्दिक, तुम सूरज भाई को बाहर ले जाकर नायगांव की प्रॉपर्टीज की डिटेल्स दिखा दो। जी। धनेश्री जी, आइए हम बैठकर बात करें। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। 4 महीने हो गए आज करके आप भी तक मेरे पैसे नहीं दिए हैं। धनेश्री जी, आपको बताया ना मैंने, चिटफंड का पैसा फंस गया है। सिर्फ आपका ही नहीं, मेरे भी 20 लाख फंसे हुए हैं। बेवकूफ समझा है मुझे, जो ये पैसे डूबने की कहानी सुना रही हो मुझे। अगर पैसा फंस गया होता ना, तो ये तुम्हारा बिजनेस ऐसे नहीं चलता। आरती, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी का एडमिशन होने वाला है फैशन डिजाइनिंग में, और मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। धनेश्री, आइए बैठ जाइए। मेरे पैसे, मेरी बेटी का एडमिशन। पानी पीजिए, शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। देखिए धनेश्री जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा भरोसा कीजिए। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आपका नहीं, सबका पैसा निकले। बेटी के नाम पे चिटफंड खोला है मैंने, बेटी के नाम पे बेईमानी नहीं करूंगी। डोंट वरी यार इशिता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम आराम से घर जाओ, ठीक है? अंकल आंटी भी वेट कर रहे होंगे। हाँ। अरे मम्मी गई क्या? हाँ आ गई। ठीक है, बाय निखिल। बाय जी। काय झालं ताई, गेली कधी? कस्टमर के सामने वो औरत ऑफिस में घुस आई, उल्टी सीधी बातें कर रही थी। रोक नहीं पाया तू उसे? किसने बिठा के रखा तुझे यहाँ पे? ताई, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो सीधा अंदर घुस गई। अक्खा दिन ये कान में घुसा के रखता है ना, दिखी नहीं होगी, रोकता कैसे? हार्दिक, तू अगर मेरा भाई नहीं होता ना, कब का भगा चुकी होती तुझे। सॉरी ताई। वाह, तो अब लोग घर तक आने लगे हैं पैसे मांगने। हाँ, ये सब चल रहा है यहाँ पर। विपुल, बिजनेस ऐसे ही चलता है, ऊंच नीच लगी रहती है। और घर कैसे चलता है ये भी बता दो। तुम्हारी बेटी इशिता कहाँ है, कुछ पता है तुम्हें? उसका फोन नहीं लग रहा है। पूना से आज सुबह निकलने वाली थी, रास्ते में होगी इसीलिए फोन नहीं बात हुई लगा। थी उससे? हाँ? सुबह से मैं काम में बिजी हूँ विपुल, कल रात बात हुई थी, तब बताया था उसे। 1 मिनट, तुम अपने काम में इतनी बिजी हो कि अपनी जवान बेटी के साथ बात करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्या? लो आ गई इशिता, खामखा परेशान होते रहते। और बेटा इशिता, कैसी रही नेहा के बहन की शादी? अच्छी थी, बहुत मजा आया। अच्छा बेटा सुनो मेरा। पप्पा मम्मी सुनो ना, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है, प्लीज एक्सक्यूज मी। कब से बोले जा रही हो पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा, कब होगा अरेंजमेंट? एडमिशन की लास्ट डेट आ गई है, फीस कब भरूंगी मैं? कैसे भरूंगी मैं फैशन डिजाइनर? देख पहले ये छोड़ो मुझे नहीं लग रही तुम्हारी बात। मैं कह रही हूँ, मेरी बात सुनो। आरती ने कहा है वो जल्दी हमारे पैसे लौटा देगी। हाँ मैं कह रही हूँ
पापा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? प्लीज मत करें, प्लीज। मेरा क्या है बेटा, बस तुम खुश रहो और मुझे क्या चाहिए? हाँ? सर, ये लड़की का सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपने पापा पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए अपनी मर्जी से सुसाइड कर रही हूँ। पुलिस किसी को परेशान ना करे। क्या प्रॉब्लम थी? शिरके बेटे के बाप हैं, सदमे में हैं। थोड़ा वक्त दे के फिर बात करते हैं, तब तक सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लो। ठीक है सर। ये ऐसी हालत में कहाँ जा रहे हैं? तृप्ति, यहाँ की सिचुएशन संभालो। शिरके, हेलो। अभी तो यही था, गाड़ी घुमाओ। पता कहाँ है तेरी माँ? बोल बोल। पता कहाँ है तेरी माँ? बोल बोल। छोड़ूंगा नहीं तो जा। बोल आरती, कहाँ है तेरी माँ? बोल तेरी माँ। बोल, छोड़ूंगा नहीं तुझे। बोल बोल। क्या कर रहे हैं? सर छोड़िए मत इनको, इसके बाद नहीं मेरे सोनाली को बाहर ना लाए। बोल कहाँ है? छोड़ूंगा ना मैं तुझे। शिरके ले जाओ, लेके जाओ। सब छोड़ो मत। हेलो बोल बोल, कहाँ है तेरी माँ? बोल। बेटा तुम ठीक हो? क्या नाम है तुम्हारा? इशिता पाटिल। ये आदमी क्या कह रहा था? सर मैं इसे नहीं जानती। ये घर पर आए और मम्मी कहाँ है पूछ रहे थे। जैसे ही मैंने बोला कि मम्मी घर पर नहीं है, तो वो मेरा ही गला दबाने लगे। कहाँ है तुम्हारी मम्मी और पापा? पलक क्या कर रही है? तो चाकू लग जाएगा। छोड़। नहीं नहीं, मैं काट ही देती हूँ। नहीं मैं काट लेती हूँ। नहीं छोड़ो, साइड हटो। छोड़ो तो फिर मुझे पैसे दे दो, वरना मैं अपना हाथ काट लूंगी। पलक, तू जानती है ना घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है पैसों के लेके, और तुम्हें 50,000 रुपए चाहिए और तुम बता भी नहीं रही हो तुम्हें क्यों चाहिए 50। क्या करती बता के? बताया तो था कि फीस के 5 लाख लगेंगे। वो कौन से दिए थे तुमने जो अब बताने पर तुम मुझे 50,000 दे दोगी? असल में तुम्हें ना भिखारी की तरह रहने की आदत हो गई है और मैं वैसे नहीं जी सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। बाय। मैं काट लेती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। चलो चलो, कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले।
सब ठीक हो जाएगा, तू अभी आराम कर। सो जा, संभल के संभल के। मैं उस लड़की को नहीं बल्कि उसकी माँ आरती को वहाँ मारने गया था सर। उसने मेरी बेटी सोनाली की जान ली है। कैसे? सोनाली की शादी फिक्स की थी मैंने अगले महीने, लेकिन शादी में खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं था मेरे पास। सारा पैसा मैंने उस आरती के चिट फंड में इन्वेस्ट कर दिया था। सोचा सही टाइम पर मैं निकाल लूँगा, लेकिन जब सही टाइम आया तो पैसा नहीं दे रही थी वो। देखिए हरि भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे ही चिटफंड के डूबे हुए पैसे वापस आएंगे, मैं सबसे पहले आपके 5 लाख रुपए लौटाऊंगी। इसलिए शादी के लिए मैंने अपना मकान बेचने का फैसला किया सर, लेकिन सोनाली नहीं चाहती थी कि उसके शादी के लिए मैं अपना घर बेच दूं। पापा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? प्लीज मत करें, प्लीज। मुझे अपना घर बेचने से रोकने के लिए ही उसने खुदकुशी कर ली सर। हरी जी, आप संभालिए अपना। क्या सोनाली के होने वाले इन-लॉज दहेज के लिए आपके ऊपर प्रेशर बना रहे थे? देखिए हरी बाबू, हम दहेज के बहुत खिलाफ हैं। 1 पैसा दहेज का नहीं लेंगे हम आपसे, मगर शादी का आधा खर्चा तो आपको उठाना ही पड़ेगा। सर, सोनाली ने कहाँ लिखा हमारा नाम अपने सुसाइड लेटर में? आप लोगों ने हरी के ऊपर जो शादी का आधा खर्चा उठाने का प्रेशर बनाया, उससे सोनाली अपने पिता को बचाना चाहती थी और इसलिए सोनाली ने सुसाइड किया है। सर, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। सर, हमें बिल्कुल पता नहीं था हरी की कंडीशन इतनी खराब है, और हमने इसको कोई फोर्स नहीं किया सर। एक्चुअली वो लड़की है ना सोनाली, जिसने सुसाइड किया है, वो 3 दिन पहले हमारे घर आई थी। अगर आज तुमने मेरे पापा के पैसे नहीं लौटाए ना, तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी कि तुमने अपने पति से कहकर मेरा रेप करवाया है। क्या देखो, तुम दूर हटो। मैं रिपोर्ट कर दूंगी, मैं बोल रही हूँ। हाँ, रिपोर्ट करेगी ना तू? ये सब तमाशा यहाँ नहीं चलेगा। बुलाते पुलिस को। देख, बुलाऊंगी, रिपोर्ट करेगी। चल, मैं देखती हूँ तुझे आज। चल, देखती हूँ मैं। निकल यहाँ से मेरे पास से। निकल, बोल दूंगी मैं। निकल यहाँ से। ये क्या तमाशा चल रहा है आरती? उसके पैसे कहाँ हैं उनके? अब आप मत शुरू हो जाइए, मैं हैंडल कर रही हूँ ना। क्या खाक हैंडल कर रही हो तुम? वो लड़की मेरे ऊपर रेप का फर्जी केस डालने की बात कर रही थी। चिल्लाइए मत। आपसे ज्यादा ना मुझे टेंशन है इन सब के पैसों की, और मैं इंतजाम कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं अभी जाकर पैसे लेकर आती हूँ, और बिना पैसों के आज मैं घर वापस नहीं आऊंगी। हाँ, तुमसे हो पाया तो ठीक, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सर, उस दिन के बाद से आज तीसरा दिन है सर, आरती घर वापस नहीं आई है। तुम्हारी बीवी 3 दिन पहले पैसे लेने के लिए घर से निकली थी, अब तक वापस नहीं आई। किसके पास गई थी पैसे लेने? सर, वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे लगता है सर, जिसने चीट फंड में पैसे डुबाए थे उसी से लेने गई होगी। हार्दिक, तुम्हें तो कुछ पता होगा, तुम तो उसके साथ काम करते थे ना? नहीं जीजा जी, एक्चुअली ताई ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। आरती 3 दिन से गायब है और आप लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। एक्चुअली ताई ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि वो 2-3 दिन घर से बाहर रहेंगी, तब तक ऑफिस का काम मुझे संभालने को कहा था। इसलिए सर मैंने ध्यान नहीं दिया कि, क्योंकि पहले भी आरती काम के सिलसिले में बाहर आती जाती रहती थी। कहाँ जा रही थी ये नहीं बताया तुम्हारी ताई ने? नहीं मैडम। ऐसा तो नहीं है कि चिटफंड के पैसे तुमने गायब कर दिए और जब सोनाली ने सुसाइड कर लिया तो घबरा के आरती के चले जाने की कहानी सुना रहे हो? अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं सर? हम जो भी बता रहे हैं आपको सच बता रहे हैं सर। पुलिस को लग रहा है उस लड़की ने सुसाइड किया है, और उसी हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मर्डर के बारे में उनके पास कोई आइडिया नहीं है, समझ रहे हो? तो जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, वैसा ही करो, ठीक है? हम बाद में फ़ोन करते हैं। सोनाली ने अपनी जिंदगी एक झटके में खत्म कर ली थी, और उसकी आत्महत्या के केस में आरती आरोपी थी जो गायब थी। पुलिस ने आरती की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया था, और जब पुलिस किसी के पीछे ऐसे पड़ती है तो कोई आखिर कितनी देर भाग सकता है। अंततः आरती भी पुलिस की गिरफ्त में आ ही गई थी, मगर उस तरह से नहीं जिस तरह से पुलिस चाहती थी।
ताई सर, जब से चिटफंड का मामला हुआ था तब से कुछ लोग परेशान कर रहे थे आरती को पैसों को लेकर। चिटफंड के बारे में तो हम पता लगाएंगे ही। आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी और के पास आरती को मारने की कोई और वजह हो सकती है? नहीं। तृप्ति, आरती के चिटफंड में जितने भी लोग हैं सबसे बात करो। किसने घपला किया, क्या घपला हुआ और पैसों को लेकर कितने लोग आरती से नाराज थे, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। चलिए। शिरके, आरती की बॉडी गोनी में मिली थी, मतलब मर्डर कहीं और हुआ और बॉडी को डंप किया गया। आरती का सीडीआर निकलवा और उसकी लोकेशन बता करो, कहाँ गई थी, किससे मिली थी। रियल एस्टेट और चिटफंड के बिजनेस में थी, दुश्मन तो होंगे ही। मैडम, मैं पैसा उठाना था चिटफंड से, लेकिन उसका इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम जमा करता था। पता नहीं आरती ऐसा क्यों कह रही थी कि चिटफंड का पैसा डूब गया। आप लोगों को आरती ने कब कहा कि चिटफंड का पैसा डूब गया है? 4 महीने पहले मैडम। उसके बाद उसने चिटफंड का सारा काम बंद कर दिया। बहुत चालाक औरत थी मैडम। ऐसा लगने की कोई खास वजह? जी मैडम, उस चिटफंड में आरती के भी 4 चिटफंड थे हम सबके साथ, जिसके पैसे उसने थोड़े मुनाफे के साथ बहुत पहले ही निकाल लिए थे और उन्हीं पैसों से वो अपना बिजनेस बढ़ा रही थी। लेकिन जब उसको हम सबके पैसे देने की बारी आई तो फिर उसने कहा कि मेरा सारा बिजनेस डूब गया। ऐसा कह के उसने हम सबको धोखा दिया मैडम, इसलिए मर गई है। हाय लगी हमारी सबकी। अब जाके मेरी सोनाली के आत्मा को शांति मिलेगी मैडम। कमाल है, 20 में से 13 मेंबर के पैसे निकल जाने के बाद भी ईमानदारी से इंस्टॉलमेंट भर रहे थे। फिर आरती ने ऐसा क्यों कहा कि पैसे डूब गया? सब प्रोबेबली झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसने खुद 30 लाख रुपए उठाए थे चिटफंड से, और जब खुद के पैसे निकल गए तो बंद कर दिया होगा चिटफंड। सारे मेंबर से बात हो गई? नहीं सर, एक लेडी है धनश्री, अब तक उससे बात करना बाकी है। उसे पुलिस स्टेशन भी बुलाया था लेकिन वो आई नहीं। जल्दी से बात करो। सर, आरती की पीएम रिपोर्ट आ गई सर। आरती की मौत 22 सितंबर को हुई थी, उसी दिन जिस दिन वो घर से पैसे लेके निकली थी। मतलब सोनाली की सुसाइड करने से पहले ही आरती को मार दिया गया था। मौत कैसे? सर, डॉक्टर को आरती के गले पे शू प्रिंट मिला है, उसकी गर्दन टूट गई थी सर, इसी वजह से उसकी मौत हुई। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नो सर, वैसे मैंने आरती के सीडीआर भी चेक किया है। आरती का फ़ोन बंद होने से पहले बहुत बार ट्रैवल किया था। 1 बजे के आसपास उसके घर पे था, 1:30 बजे शिवाजी नगर में और 2 बजे वापस अपने घर पे। आरती घर वापस आई थी? राइट सर, लेकिन 1 घंटे बाद वो दोबारा घर से निकल गई और उसके बाद तकरीबन 4 बजे के आसपास उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, केएम कॉलेज के पीछे वाले जंगल में, जहाँ में उसकी डेड बॉडी मिली थी। शिवाजी नगर में क्या कर रही थी? आरती ने अपने घर से निकलने के बाद अपने भाई हार्दिक से बात की थी। एक्चुअली ताई ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि वो 2-3 दिन घर से बाहर रहेंगी, लेकिन उससे पहले उसने राजन खरे को कॉल किया था। ये राजन खरे का ऑफिस है सर शिवाजी नगर में, और इसके पहले भी इन दोनों के बीच काफ़ी कॉल एक्सचेंज हुई है। लेट नाइट बातें क्या करते थे। और फिर? हो सकता है सर। राजन खरे से बात करो, पता लगाओ दोनों के बीच चल क्या रहा था, और आरती के हस्बैंड विपुल और भाई हार्दिक को पुलिस स्टेशन बुलाओ, अलग अलग। ठीक है सर। क्या बताऊं मैडम, मैं उस चिटफंड के बारे में, मेरे तो सारे पैसे ही डूब गए। तो इस बात का आपको गुस्सा भी होगा आरती के ऊपर कि उसकी वजह से आपके पैसे डूब गए? गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाई। पलक, तू अंदर जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे भी सुनना है ना आरती के साथ क्या हुआ था, कैसे मरी थी वो हमारे पैसे ऊपर लेके गई थी या खाली हाथ गई? पलक, मैंने कहा ना अंदर जाओ। चलो अरे पर मुझे सुनना है वो कैसे, क्या हुआ, लेकिन मरी कैसे वो? चलो अंदर जाओ। गुस्सा तो आएगा ना मैडम, उस आरती के भरोसे मैंने चिटफंड में पैसे डाले ताकि मुझे अच्छा रिटर्न मिले, पर उसने मेरे सारे पैसे डुबा दिए। मेरी बेटी का एडमिशन होने वाला था फैशन डिजाइनिंग में, सिर्फ पैसों की वजह से नहीं हो पाया। इस चिटफंड में पैसे कैसे डूबे, कुछ आइडिया है आपको? कोई पैसे वैसे नहीं डूबे, वो आरती ना हमारा पैसा खा गई है। ताई तिचं काम खूप ईमानदारीने करायची। चिटफंड में ज़रूर कोई प्रॉब्लम आई होगी, वरना ऐसे झूठ नहीं बोलते कि सब पैसा डूब गया। कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से तुम्हारी ताई घर से 1 बजे निकली थी और 2 बजे घर लौट आई थी। तुम्हारे जीजा जी ने ये बात नहीं बताई, तुम बता सकते हो क्यों आई थी? सर 1 से 2 के बीच में तो मैं घर चला जाता हूँ लंच के लिए, या बाबतीत मी तुम्हाला काही नाही सांगू शकणार। तुम्हारी बहन और जीजा जी के बीच में रिश्ता कैसा? जहाँ तक मैं जानता हूँ सब ठीक ही था,
22 तारीख को घर से निकलने के बाद तुम्हारी ताई किसी राजन खरे को मिलने गई थी। बता सकते हो कौन है ये राजन खरे? राजन खरे नहीं माहिती सर। आरती मेरी प्रॉपर्टी को कमीशन बेस पे सेल किया करती थी और उसको भाड़े पे भी उठाती थी। 22 तारीख बता रहे ना आप? 22 तारीख को आरती ने मुझे कॉल भी किया था और वो मुझसे मिलने भी आई थी। आरती अपने घर से ये बोल के निकली थी कि वो चिट फंड के पैसे लेने जा रही है। मैं अभी जाकर पैसे लेकर आती हूँ। कहीं उसके चिट फंड के फ्रॉड में आप भी तो शामिल नहीं है? मिस्टर शिर्के, बात कहने से पहले सोच लेना चाहिए कि कहाँ बैठे हैं। इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, ये तो संभलता नहीं और आप ये 2 कौड़ी के चिट फंड की बात कर रहे हैं मेरे सामने। तो फिर आप ही बताइए कि आरती आपसे मिलने क्यों आई थी? डेफिनेटली उसे मदद की जरूरत थी। राजन, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। कितने रुपए चाहिए? 45 लाख। अब 45 लाख रुपए किसी को कोई यूं तो नहीं दे देता। बस मैंने उससे वक्त मांगा था थोड़ा सोचने के लिए। आप बता रहे हैं कि उसका मर्डर हो गया। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। आरती अपने पति से मदद मांगने की बजाय आपसे मदद मांगती है। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी बात करते थे ना? लेट नाइट्स कॉल भी एक्सचेंज होती थी आपसे। शिर्के जी, आप अपनी बातों को कहीं और ही दिशा में ले जा रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं ये मुंबई है। यहाँ लोग रात भर जागते भी हैं और रात भर बातें भी करते हैं। मेरी और आरती की कॉल्स जितनी भी होती थी वो काम की होती थी। हम लोग प्रोफेशनल हैं। आप ये जो सोच रहे हैं ना, इसको अपने तक ही रखें। सर आरती वापस घर कब आई थी, कब बाहर चली गई, मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। मैं उस वक्त घर पे नहीं था, मैं ऑफिस चला गया था सर। आरती ने चिटफंड से 30 लाख रुपए निकाले थे। उस 30 लाख का क्या किया ये तो पता होगा आपको? मुझे नहीं पता सर, हो सकता है उसने अपने बिजनेस में लगाए हों 30 लाख रुपए। प्रॉपर्टी के ब्रोकर के काम में 30 लाख का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है? मैंने कहा ना आपको कि मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था आरती के बिजनेस में। बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लाइफ में तो लेते होंगे। आफ्टर ऑल बीवी है आपकी। राजन खरे कौन है? सर ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं पता, लेकिन आरती ने बताया था मुझे कि कोई बिल्डर है शायद। आरती कमीशन पर काम करती थी उसके साथ। काम ही करती थी ना, या कोई और बात? सर क्या कहना चाहते हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, 22 तारीख को आपसे झगड़ा करके जब आरती घर से निकली तो उसने सबसे पहला कॉल राजन खरे को किया था। शायद उससे मिलने भी गई थी। सर आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? आप जाइए ना, पूछिए राजन से। आप किससे क्या पूछना है ये आप हमें मत बताइए। आपसे जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। क्या आपकी बीवी का राजन खरे के साथ अफेयर था? क्या आप ये जानते थे? सर आप जैसे सोच रहे हैं ना सर, आरती वैसी औरत नहीं थी। बिल्कुल चुप। क्या बोली जा रही है तू? हाँ, अगर किसी ने सुन लिया ना तो जेल हो जाएगी तुझे। चल यहां से। मैडम, लड़ाई झगड़े का तो पता नहीं, लेकिन फैमिली के बीच कुछ तो हुआ था। आप डॉक्टर सुकुमार से क्यों नहीं बात करते? यही सोसाइटी में क्लिनिक है उनका और उन्हें सब पता होगा। सर 18 अगस्त की रात की बात है। विपुल आया था आरती को लेकर मेरे क्लिनिक पर। सर वो तो कहिए कि टाइम पर वो क्लिनिक आ गई थी तो उसकी जान बच गई, वरना मर जाती थी। इतनी सारी नींद की टैबलेट्स खाई हुई थी उसने। आरती ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और क्या हो सकता है सर? आदमी कभी भी एक टैबलेट की जगह गलती से 2 टैबलेट खा लेगा, पर 20 टैबलेट तो नहीं खा सकता ना। विपुल राजन और चिटफंड दोनों के बारे में गोलमोल बातें कर रहा है, तो वो आरती के सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में बताएगा नहीं। उससे बिना सबूत बात करना बेकार है। शिर्के, विपुल के बारे में जितना पता कर सकते हो पता करो। राइट सर। आरती की बेटी इशिता से बात करो, हो सकता है घर के अंदर की कोई बात पता चल जाए। सर, धनश्री से बात हुई तुम्हारी? हाँ सर, मैंने धनश्री से बात की। धनश्री का बाकी के चिटफंड के मेंबर्स की तरह आरती के साथ पैसों को लेकर प्रॉब्लम था, लेकिन सर ये धनश्री की बेटी पलक, ये बहुत अजीब है सर। इसलिए मैंने पलक के नेबर्स से भी बात की। सबका कहना है कि पलक को टेम्पर इशू है।
इस हद तक कि धनश्री उसे बाकी लोगों से बात तक करने नहीं देती। और सर पलक का इस साल फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन होना था, जो आरती की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि आरती ने धनश्री के फंड्स रिलीज ही नहीं किए थे। पलक का भी फॉलोअप करो और प्रायोरिटी पे इशिता से बात करो, लेकिन विपुल से छुपा के। सर निखिल, तुम यहाँ क्यों आए हो? पापा भी घर पर है। यार इशिता, मैं तो बस तुम्हें चेक करने आया था कि तुम ठीक हो ना। कौन है इशिता? हेलो अंकल, कैसे हैं आप? वो अंकल मम्मी ने खाना भेजा था, बस वही देने आया था। ठीक है अंकल, मैं जा रहा हूँ। बाय इशिता। मैं जब तुम्हें कुछ कहता हूँ मेरी बात क्यों नहीं मानती हो तुम? कौन था वो लड़का? पता नहीं, होगा कोई। अच्छा मैडम, आपको कुछ काम था मुझसे? इशिता, मुझे पता है तुम्हारी मम्मी ने कुछ दिनों पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी, और इंसान सुसाइड तभी करता है जब उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। सच बताओ, क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी मम्मी को? मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ना ही उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। बस उनकी तबीयत खराब थी कुछ दिनों से, और कुछ नहीं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग सुनाई है तुमने, थोड़ी अजीब है। सर आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी, लेकिन मैं तो परेशान हो चुका हूँ सर। ये लड़की मेरे पीछे पड़ी है, कल तक बोल रही थी कि मर्डर कर दो मर्डर कर दो। क्या है? एक मर्डर करना है, और ये है उसकी फीस। अबे दिमाग से पैदल है क्या तू? चल निकल चल। कहाँ से आ जाते हैं, और आज अचानक से बोल रही कि मैंने किसका मर्डर कर दिया है। आपने आरती को मारकर मेरा काम कर दिया, लेकिन आपने पेमेंट ही नहीं ली, और अगर आप पेमेंट नहीं लेंगे तो आपका उधार रह जाएगा, और मैं किसी का उधार रखती नहीं हूँ, इसलिए। कौन आरती? अरे आपने मारा तो था उसे, वो चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह पे लेके जाता हूँ, वहाँ जाके हिसाब करते हैं, है ना? हाँ? चलो। सर मैंने इंटरनेट पे चेक किया तो देखा वाकई एक आरती नाम की लेडी का मर्डर हो चुका था। तो मुझे लगा कि अगर ये ऐसी मेरे पीछे पड़ी रही ना तो एक दिन मुझे जेल भिजवा के ही मानेगी। तो सर मैं कैसे तैसे करके बहला फुसला के यहाँ तक उसको लेके आया। तो सर आप अभी देख लीजिएगा क्या करना है। कुछ ना कुछ तो किया होगा ना तुमने, ऐसे ही थोड़ी ना लड़की पीछे लग गई। अरे सर मैं एकदम सीधा साधा आदमी हूँ। मैंने खुद सुना था इसे फोन पे 2 लोगों की सुपारी लेते हुए, इसलिए मैं इसके पास आरती की सुपारी देने गई थी। तू शांत हो जा सर, इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए, ये थोड़ी बीमार है। आप एक सेकंड चुप रहिए। क्या सुना था बेटा तुमने? अरे यार तू मेरी बात तो सुन पहले। देख, एक मर्डर का कम से कम 50,000 होगा, 2 का हुआ 1 लाख, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इतना तो देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अरे सर मैं एक राइटर हूँ, क्राइम शोज लिखता हूँ, ऐसे ही किसी स्टोरी का डिस्कशन इसने सुना होगा सर, इसलिए, बाकी कुछ नहीं है। सर झूठ बोल रहा है, तू झूठ क्यों बोल रहा है? सर मैं अभी क्लियर करता हूँ। सर ये मेरा यूनियन कार्ड है, अगर आप चाहे तो यूनियन में फ़ोन करके पता कर सकते हैं। मम्मी ये लोग तो मेरा यकीन नहीं करे, पर तुम तो मानती हो ना। धनश्री जी देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बेटी को इस वक्त फैशन डिजाइनिंग से ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है। मेरे से जितना बन सकता था मैंने पलक के लिए कर दिया इलाज, पर अब मेरे पास पैसे नहीं है उसके इलाज के लिए। आप सिटी हॉस्पिटल में लेके जाइए पलक को, मैं वहाँ फ़ोन कर देता हूँ, इलाज भी अच्छा होगा और जो भी बिल होगा उसमें आपको राहत भी मिलेगी। ये मेरी तरफ से कुछ पैसे रख लीजिए। नहीं सर, ये मुझे नहीं चाहिए। ले लीजिए प्लीज़, ले लीजिए।
और पैसों की जरूरत पड़े तो मांगने में संकोच मत कीजिएगा। धन्यवाद सर। सर, विपुल के कॉल रिकॉर्ड्स मिल गए 22 सितंबर के। 22 सितंबर को दोपहर को 2 बजे विपुल अपने ऑफिस में नहीं बल्कि घर में था और 4 बजे केएम कॉलेज के पीछे वाले जंगल में, जहां आरती की डेड बॉडी फेंकी गई थी। सर मैं आपको कह रहा हूं, मैंने आरती को नहीं मारा सर। ये सबूत तो कुछ और ही कह रहे हैं। सर मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूं सर। उस दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने देखा आरती 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 आरती, ओह माय गॉड। मेरा मतलब है कि तेरी बीवी को तेरे ही घर में किसी और ने मार दिया और तुझे जब बॉडी मिली तो तू बिना किसी को बताए उसे डंप करके आ गया। बेवकूफ समझ के रखा है पुलिस को, ऐसी घटिया कहानियों पे विश्वास कर लेंगे। मैं आपको सच बोल रहा हूँ सर, मुझे आरती की डेड बॉडी ही मिली थी, मैंने इसका मर्डर नहीं किया सर। जब मर्डर नहीं किया तो बॉडी डंप करने क्यों गया? जब मर्डर नहीं किया तो बॉडी डंप करने क्यों गया? मजबूरी थी मेरे सामने सर। ऐसे क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी जो तूने पुलिस तक को इन्फॉर्म नहीं किया? पापा, मुझे कुछ नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं तो अपने रूम में सो रही थी। पापा मैं सच कह रही हूँ। मम्मी बेबी तो मर चुकी थी सर। अगर आप लोग को इन्फॉर्म करता तो आप लोग इशिता को जेल भिजवा देते। वो मैं कैसे होने देता सर? बाबू उसका मेरी बेटी है वो। तुम्हें लगता है कि इशिता ने आरती को मारा है? आरती, अगर तुमने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की है तो इतनी सारी नींद की गोलियां तुम्हारे अंदर अपने आप चली गई। इशिता, इशिता, उसने मुझे रात में दूध पिलाया था। क्या? इशिता क्यों मारा अपनी मम्मी को? क्योंकि मम्मी को पता चल गया था कि मैं पुणे क्या करने गई थी। Are you ready? मम्मी ने मुझे और निखिल को बात करते हुए सुन लिया था। मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लाया हूँ। निखिल, अगर तुम नहीं होते ना तो मैं अकेले ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करवा पाती और मम्मी पापा को पता चलता तो वो मुझे जान से ही मार डालते। मम्मी ने तो मुझे बहुत मारा। तमीज, शर्म नहीं आई तुझे? मगर पापा को उस बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया था कि वो पापा को कुछ बोल ना दे, इसलिए मैंने नींद की गोलियां देकर उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई और फिर पापा को जाके सब कुछ बता दिया। फिर पापा ने बात सुनो। अंकल आंटी बोलता है हमारे घर में आता जाता है, मेरी हमारी नाबालिग बच्ची के साथ ये किया तूने? चला जेल भिजवाऊंगा तुझे मैं। निखिल को छोड़। निखिल की कोई गलती नहीं थी, वो बच्चा इसका नहीं था। इसने तो सिर्फ मेरी मदद की थी अबॉर्शन करवाने में। क्या बकवास कर रही है? किसका बच्चा था फिर वो? तनुज का। ये तनुज कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड है, कॉलेज में साथ में ही पढ़ता है। जब तनुज को मेरे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो वो बहुत घबरा गया था। तब निखिल ने ही मेरी मदद की थी। पुणे में अपने दोस्त के क्लिनिक में मेरा अबॉर्शन करवाया। अबॉर्शन हो गया, मम्मी को पता चल गया था, पापा को पता चल चुका था, जितना बुरा हो सकता था सब हो गया। तो क्यों मारा अपनी मम्मी को? सर मैंने नहीं मारा है अपनी मम्मी को। मैं तो उस दिन अपने कमरे में सो रही थी। मैंने पापा को भी बोला था कि मैंने अपनी मम्मी को नहीं मारा है, लेकिन इन्होंने ना सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया कि ये बच जाए। क्या बकवास कर रही है तू? मैंने तुझे बचाने के लिए सब कुछ किया, तू मुझे फंसा रही है तू। एक मिनट आप चुप रहिए।
क्यों मारेंगे पापा मम्मी को? तुझे राजन से आशिकी करने से फुर्सत मिले तब तो अपने घर में देखेगी ना कि तेरी बेटी क्या कर रही है, क्या कर रही है। तभी एक ही राज है, तुम दोनों माँ बेटी को ना कहीं मार के फेंक देता हूं मैं। हाँ, तू और तेरी बेटी नाक कटवा रखी है मेरी, मार दूंगा मैं। तो राजन और आरती के अफेयर के बारे में तुम्हें पता था, फिर हमसे झूठ क्यों बोला? तो और क्या बोलता सर मैं आपको कि मेरी बीबी का अफेयर चल रहा किसी के साथ? अरे मेरा अफेयर नहीं चल रहा था उसके साथ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। मैं आप लोगों को राजन के बारे में कुछ भी बोलता ना सर, तो आप लोग डिटेल्स में घुस जाते और मैं फंस जाता, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन मैं अभी सच बोल रहा हूँ सर, मैंने आरती को नहीं मारा सर। मैं जब घर पहुंचा तो आरती मर चुकी थी सर। तो ऐसा कौन है जो तुम्हारे घर में घुस के आरती को मार देगा? घर में नहीं सर, घर में नहीं, ऑफिस में सर। ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में तो कोई भी आता जाता है सर, बाहर के दरवाजे से। हो सकता है राजन ने मार दिया आरती को। अरे तो मैं क्यों मारूंगा आरती को? पैसों के लिए। आरती ने राजन को पैसे दिए थे सर। चिटफंड के 30 लाख रुपए, कुछ सेविंग्स और गहने बेचकर टोटल 45 लाख दिए थे मैंने राजन को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, और अब वो वापस नहीं कर रहा है और चिटफंड के मेंबर्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग आरती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा आशिक है, रुपए पैसे तुमने दिए उसे, अब जब उसने लात मार दिए तुम्हें तो मेरे पास रोने के लिए आई है। क्यों विपुल, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? राजन के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, जो भी है बस प्रोफेशनल है। देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अपने मैटर में मुझे इन्वॉल्व मत करो प्लीज। विपुल सर, आरती का कहना था कि उसने राजन को 45 लाख रुपए दिए थे सर। अरे झूठ बोल रहा है वो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिना पेपर वर्क के ना 1 रुपया किसी को देता हूँ, ना 1 रुपया किसी से लेता हूँ। और 45 लाख रुपए की रकम क्या लगता है आपको ऐसे किसी से ले लूंगा मैं? सर आप खुद ही सोचिए सर, अगर राजन का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है तो आरती घर से निकल कर उसके पास क्यों पहुंची सर? मिस्टर शिर्के, बिना किसी सबूत के एलिगेशन लगा रहे हैं आप मुझ पे। अंदाजा भी है कौन हूं मैं, आप किससे बात कर रहे हैं? हो सकता है पछताना पड़े आपको। सर मुझे लगता है कि राजन ने ही आरती को मरवाया है ताकि उसे वो पैसे वापस ना करने पड़े। पुलिस के पास राजन के रूप में एक सस्पेक्ट तो था, मगर वो एक बड़ा बिल्डर था जिसका अपना रुतबा था, और ऐसे रुतबे वाले आदमी के ऊपर पुलिस बिना किसी ठोस सबूत के हाथ नहीं डाल सकती थी। मुश्किलें तो थी, लेकिन पुलिस पीछे हटने वाली नहीं थी। राजन का जो रुतबा अभी तक पुलिस के रास्ते की अड़चन बना हुआ था, पुलिस ने उस रुतबे को ही अपनी सीढ़ी बनाकर राजन तक पहुंचने का प्लान बनाया। मार दिया मैंने कुछ मार दिया, लड़के को मार दिया। दारू पिया हुआ है। पुलिस को बुला। ड्रंक ड्राइविंग कर रहे थे आप? हाँ, वो कल रात पार्टी में लिया था, वही आया होगा रिपोर्ट में। जो भी है, आपके ब्लड में अल्कोहल मिला है, सीसीटीवी में एक्सीडेंट रिकॉर्डेड है, केस तो बनेगा आपके खिलाफ, तगड़ा बनेगा। कम से कम 5 साल की सजा होगी। 5 साल? रुकिए, अपने लॉयर से बात करता हूँ। बैठ नीचे। क्या बदतमीजी है ये? क्या मैं अपने लॉयर से भी बात नहीं कर सकता? अपने लॉयर से अब कोर्ट में बात करना। क्या कह रहे थे ये? हम जानते नहीं है, हमें पता नहीं ये कौन है, पछताना पड़ेगा, यही कहा था ना सर? अरे सर, आप कहाँ ये पुरानी बातें दिल पर लेके बैठ गए? क्या सोचा तुमने? मेरे जूनियर को बोल दोगे, मैं सुन लूंगा। सिर्फ चार्जशीट बनाओ और डालो इसको अंदर। सर सॉरी सर, सॉरी बोल रहा हूँ मैं आपको, बड़ी वाली सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी प्लीज सर, प्लीज मुझे इस परेशानी से बचा लीजिए। देखिए, अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। आरती के दिए 45 लाख रुपए के बारे में मैं आपको सच बता दूंगा। तुम तो कह रहे थे कि आरती ने कोई पैसा तुम्हें दिया ही नहीं था। उसने मुझे 45 लाख रुपए दिए थे सर, और वो पैसा मैं उसको लौटाने भी वाला था। मार्केट डूब गया, सारा पैसा फंस गया सर। और दूसरी तरफ आरती डेस्परेट हो रही थी, और उस रात भी वो मुझसे पैसे ही मांगने आई थी। राजन, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं रुपयों के लिए, और पिछले 3 महीने में एक पैसा नहीं लौटाया तुमने। तो मैं क्या करूं? मार्केट डाउन चल रहा है, जब मार्केट उठेगा तो मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बढ़ाकर दे दूंगा। बढ़ाकर नहीं चाहिए मुझे, जो मेरे रुपए हैं मुझे वो लौटा दो बस। अरे तो कहां से लाऊं 45 लाख रुपए तुरंत? सॉरी, देखो आरती, 5-10 लाख रुपए की अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं इंतजाम कर सकता हूं, अगर तुम्हें चाहिए तो।
लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा रुकना होगा। ठीक है, लेकिन आज मुझे कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। और पैसों का इंतजाम करते करते किलर्स का इंतजाम कर दिया ताकि 1 रुपया देना ना पड़े। अरे पाटिल सर, मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए थे। आप चाहें तो मेरे मैनेजर से पूछ लीजिए। जब तुमने आरती का मर्डर नहीं किया तो ये पैसे वाली बात हमें पहले क्यों नहीं बता दी? लालच में आ गया था सर। मुझे लगा मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो वो 35 लाख रुपए मेरे हो जाएंगे। फिर वो 10 लाख रुपए कहाँ गए तो तुमने आरती को दिए थे? उसके घर में तो हमें कुछ भी नहीं मिला। सर उनसे पूछिए ना, आरती ने जिसे फोन करके बुलाया था उन्हें पता होगा। किसको बुलाया? मुझे नहीं पता सर। आरती ने आखिरी कॉल किसे की थी? शिर्के, उठाओ उसे। कर दे। शिंदे मैडम ला हाथ पटवा। सर अब तो मैंने आपको सब सच सच बता दिया है। प्लीज मुझे इस केस से बाहर निकालिए। सर, आपने बुलाया था? सर ये तो वही औरत है जिसका एक्सीडेंट हुआ था मेरी कार से। सर ये तो जिंदा है। केस सॉल्व राजन जी, आप जा सकते। भाव हो तो मैं आरती से, पर उसने मुझे हमेशा एक नौकर की तरह ट्रीट किया। इसलिए उस दिन जब ताई का कॉल आया। फोन क्यों नहीं उठा रहा था? ताई मैं कुछ काम कर रहा था। एक एड्रेस भेजा है तुझे, उस एड्रेस पे आ जा। क्यों ताई, क्या हुआ? एक बड़ी पेमेंट मिल रही है, तू आएगा, सेफ्टी रहेगी। कितना बड़ा? 10 लाख। अब सारी बातें तो फोन पे पूछेगा कि आएगा नहीं। 10 लाख की बात सुनते ही मैंने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए ये पैसे मुझे लेने ही है। इसलिए मैंने अपना फ़ोन घर पे छोड़ दिया और ताई को रिसीव करके उनके घर ले आया। पैसों की लालच में इतना अंधा हो गया, सगी बहन को मार डाला। बहुत पुरानी कहावत है कि जिस डाल पर बैठो कभी उस डाल को नहीं काटना चाहिए। आरती का मर्डर केस इस कहावत को चरितार्थ करता था। लोगों ने आरती के ऊपर भरोसा करके अपने जीवन भर की कमाई उसके चिट फंड में निवेश की थी, मगर आरती ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते उन लोगों की कमाई उन्हें बिना बताए कहीं और इन्वेस्ट कर दी थी, जिसकी वजह से सोनाली ने तो अपनी जान तक दे दी थी। आरती के मन में खोट नहीं थी, मगर उसने अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों से झूठ तो बोला ही था। और जब आप किसी का विश्वास तोड़ सकते हो तो कोई आपका विश्वास भी तो तोड़ सकता है। अपने पैसों को लेकर हमेशा सतर्क रहे। कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने हो तो लोगों की बातों पर भरोसा करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी जानकार से पता लगाने की कोशिश जरूर करें। इसी सलाह के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। खाली रे, केक खाली रे। नहीं खाएगी, केक खा, केक खा, खा, खा। अच्छा है ना? मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे पापा के पास जाना है, प्लीज मुझे छोड़। बीते कल का आने वाले कल से गहरा नाता है। तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। कई बार हमारा एक गलत कदम या तो हमारे बच्चों को जुर्म की राह पर ले जाता है या फिर वो खुद किसी संगीन जुर्म का शिकार हो जाते हैं। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। पूरे देश को हिला देने वाला आज का ये केस पुलिस प्रशासन के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। किरदार कई थे, संदिग्ध भी कई थे। डॉक्टर, कोई चांस नहीं है क्या? आई एम सॉरी नैना, नेचुरल तरीके से तुम्हारा माँ बनना बहुत मुश्किल है।
पर हाँ, तुम IVF करवा सकती हो। थोड़ा खर्चा आएगा पर पॉसिबल है। कितना खर्चा आएगा? यही कोई 3 से 4 लाख रुपए। नहीं कराना। महेश, नहीं कराना है। डॉक्टर आई एम सॉरी, मैं बाद में बात करती हूँ। महेश, आप ऐसे क्यों चले आए? तो क्या करूं? अपने आप को और बर्बाद करूं? एक तो तुम्हारे अतीत जानने के बावजूद तुमसे शादी की, और अब तुम चाहती हो कि मेरी जो जमा पूंजी है मैं यहाँ तुम पर सब लुटा दूं। ये गंगा जमुना अगर बहना बंद हो जाए ना तो रिक्शा पकड़ के घर आ जाना। चल हट, हट। सॉरी, कहाँ गए रहते हो मास्टर जी? और किसका श्रृंगार करने जा रहे हो? दामिनी, रश्मि, मैं आ गया। ध्रुव के बच्चे, तूने मुझे सच में डरा दिया यार। ध्रुव से अच्छे डर जाते हैं, तो आप क्या चीज हो पापा? क्यों करता है? क्या हल्ला हो रहा है यहाँ पे? देख लो तुम्हारे बेटे को। मम्मी, मैंने आपके पति को डरा दिया। तेरी शक्ल ही वैसी है कि तुझे देख के कोई भी डर जाए। तुझसे तो अच्छी है बंदरिया कहीं की। फिर शुरू हो गया। बता रश्मि तुझे। बस रुक जाओ, बैठो यहाँ, बैठो। So I have a surprise. This is for you. और इसका बहुत ध्यान रखना बेटा। पापा, आपको ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए थी। अच्छा, और वो क्यों? रे रश्मि, अब ये मेरा फोन हो गया। रे रश्मि, मुझे मेरा फोन दे। तुम्हारे पास है ना? दो रश्मि। जो चीज मैं एक बार ले लेता हूँ वापिस नहीं करता दामिनी। बदतमीज, माँ का नाम लेते कभी? फोन वापस करो अभी, तुरंत। ध्रुव, ये ले, ये वाला फोन तू रख ले, पुराना वाला मुझे दे दे। थैंक यू। बुद्धू कहीं की। एकदम ड्रामेबाज है। भूल के क्या मम्मी? अरे जाने दो बेटा, छोटा है ना तुझसे। छोटा है तो क्या हर चीज उसी को मिलेगी? मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ऐसा उसने क्यों? मेरा फोन छीन लिया और आप लोग हंस रहे हैं। नहीं बेटा, उसने छीना कहा? आपने तो खुद दिया था। देखो, आप बड़े हो तो आपने बड़े की जिम्मेदारी निभाई। हम तुम्हारे लिए नेक्स्ट मंथ दूसरा ले आएंगे। हो जाएगा, हो जाएगा। खुश? स्माइल। साला मैं तो वायरल हो गया, वायरल होके स्टार बन गया। अबे स्टार, इतना क्यों खुश है? क्या हुआ ये तो बता। ये देख, जो हमने पानी पूरी वाला वीडियो बनाया था उस पे कितने व्यूज आए हैं। ये ध्रुव देख, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, इसका आधा क्रेडिट मेरे को भी जाता है। आइडिया मेरा था इसमें, समझा? अबे पर डेयरिंग तो मेरी थी। और वैसे भी ये गांव मेरा है और मैं हूँ इस गांव का जयकांत शिकरे। ऊपर वाले ने अंधेरा बनाया है तो प्रकाश भी बनाया है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब उसके शरीर में अंधेरे का वास हो जाता है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है और ये प्रकाश मिलता है बलिदान से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, आओ आओ। नाश्ता किया तुम लोगों ने? नहीं सर। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं अपने लिए समोसे लेने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए लेकर आऊँ? हाँ सर, मैं खाऊंगा पर उसमें तीखी चटनी है सर। तुम लोग चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन करो, मैं भी लेकर आता हूँ। यस। ओके सर।
अबे तू भी पढ़ ले थोड़ा। चलना सब कुछ आता है मुझे। सब कुछ आता है। अबे ध्रुव कहाँ जा रहा है? मास्टर जी ने उस लेफ्ट वाले रूम में कुछ तो रखा है, मैं वही देखने आ रहा हूँ। अबे मास्टर जी ने मना किया उस रूम में जाने से, वो आगे तो मार पड़ेगी। अबे फट्टू, मास्टर जी अभी समोसा लेने गए हैं। तू मत जाना यार। अरे कुछ नहीं होगा यार। अरे यार कुछ नहीं होता। अरे ध्रुव क्या हुआ? ओ गरम का मुद्दा अबे आ गया। ध्रुव अरे क्या हुआ? अबे बच्चों सुनो क्या हुआ? सुनो। ए ध्रुव रुक, ट्यूशन से भाग के आ रहा है ना? नहीं पापा। तुम्हारे मास्टर ने सब कुछ बता दिया फोन करके। पर बस जाओ ट्यूशन। तुमसे कुछ नहीं कह रहे तो तुम सब क्या हो? मैं इसे समझाती हूँ। और वैसे भी मैं नाइट स्टडीज के लिए पायल के घर जा रही हूँ, तो ये मुझे वहां छोड़ देगा और फिर ट्यूशन के लिए वापस आ जाएगा। चल ध्रुव, 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 क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं। देख मेरी बात सुन, देख कुछ प्रॉब्लम है तो बता, मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ। चल ज्यादा बड़ी मत बन। ये नहीं सुधरेगा नौटंकी। कौन हो तुम? पकड़ो उसे। क्या है इसमें? कौन हो तुम? सर डरिए मत, इसमें बॉम्ब नहीं है, ये मेरे घर के बाहर मिला था, मैं खुद ही खोलती हूँ इसे। छोड़ दो उसे। और ये संजय यादव कौन है? सब मेरे स्टूडेंट्स रश्मि और ध्रुव के फादर हैं। तुम्हारे बाग से 2 फूल तोड़ने वाले हम ही हैं। एक फूल में कांटे थे, इसलिए उसे मसल कर राला मंडल जंगल में फेंक दिया है। दूसरा फूल अब भी हमारे पास है। वापस चाहिए तो 10 लाख रुपए तैयार रखना, नहीं तो इसका भी वही हाल करेंगे जो पहले फूल का किया था। जोशी, फॉरेंसिक टीम को कॉल करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके मैडम। ELCE अधूरा स्टिकर है जोशी, पता करो किस ब्रांड का लोगो है। पूरा एरिया अच्छे से स्कैन करो। यस सर। यस सर। रश्मि अपनी फ्रेंड पायल के घर नाइट स्टडी के लिए गई थी मैम, और ध्रुव भी उसे छोड़ने गया था। वहां से वो अपनी ट्यूशन के लिए जाने वाला था, लेकिन ना ही वो ट्यूशन गया और ना ही घर पहुंचा। आपके दोनों बच्चे रात भर घर नहीं आए, आप लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? थी मैम, लेकिन ये नींद की गोलियां लेके सोती हैं। तो कल रात मेरी भी आंख लग गई, फिर करीब रात को 2:45 बजे इन्होंने मुझे उठाया, तब तक ध्रुव घर नहीं आया था। बिरजू, बिरजू, बिरजू उठ, बिरजू, बिरजू सोसाइटी में ध्रुव आया था क्या? क्या हुआ सर? अरे ध्रुव आया था क्या सोसाइटी में? रात के 2 बजने वाले हैं, घर नहीं लौटा हुआ अभी तक, और मास्टर जी भी सो रहे हैं। दोस्त के यहाँ रुक गया होगा साहब। हाँ शायद पायल क्या सो गया, मैं जाके देखता हूँ। पायल,
पायल 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 बेटा, रश्मि कहाँ है? पायल बेटा, रात के 2:15 ध्रुव घर नहीं पहुंचे अभी तक। कहाँ है वो लोग? निकल गए थे 11:15 बजे पार्टी खत्म होने के एक बात समझ में नहीं आ रही जोशी, इस किडनैपर ने ध्रुव की टीचर चांदनी को लेटर क्यों भेजा, उसके फादर संजय को क्यों नहीं? अभी तक इसे कोई लॉजिक नहीं मिला मैडम। कहीं इस टीचर चांदनी का तो कनेक्शन नहीं इन सबसे? एक काम करो, इस चांदनी टीचर का डिटेल्स निकलो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ध्रुव की मौत रात तकरीबन 10 से 12 बजे के बीच हुई थी। सर पे गहरी चोट का निशान है, मतलब पत्थर से कुचल के मारा गया था। डॉक्टर का रिमार्क है कि किलर लेफ्ट हैंडेड हो सकता है। जहां ध्रुव की लाश मिली वो जंगल पायल के घर के पास है और रश्मि पायल के घर नाइट स्टडीज के लिए गई थी। कहीं असली टारगेट ये रश्मि तो नहीं थी? दरवाजा खोलो, मैं अंदर हूं, कोई खोलो दरवाजा। ट्यूशन से भागने के बाद ध्रुव वापस आया ही नहीं। हाँ, उसके बाद मैं भी घर चला गया था और आज सुबह पता चला। हाँ सर, हम भी कल उसे शाम को ही मिले थे। ये भी था साथ में, बोलना। हाँ सर, ये सही बोल रहा है। क्या हुआ, कुछ मिला? परिवार वालों की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं मैडम, अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता चला, लेकिन एक बात सामने आई है। संजय ने पिछले महीने अपने गांव में जमीन बेची थी। इसका मतलब फिरौती देने भर के पैसे थे उसके पास। पता करो इस बारे में कौन कौन जानता है। ओके मैडम। मैडम, यहाँ के लोगों ने बताया कि वॉचमैन बिरजू और ध्रुव का 36 का आंकड़ा था। उस बच्चे ध्रुव के साथ क्या लफड़ा था रे तेरा? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अंकल, इंडिया जीत गया है। फिर क्या? अरे आप भी नाचो। इंडिया इंडिया। सोसाइटी वाले कंप्लेंट करेंगे। चलो अपने अपने घर जाओ। ओके अंकल, सॉरी। हाँ ठीक है, आप जाइए, आप जाइए। चलो चलो। खुद पकाता है ये। गिर गया। चल 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 निकल। सॉरी अंकल। किसको गुस्सा नहीं आएगा मैडम, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी हत्या कर दूंगा। बच्चों के गुम होने की खबर पे तूने उन्हें ढूंढने की कोशिश की? मैडम, वो मैं सो गया था। तू एक क्या किया? मैडम, हमको तो सुबह पता चला कि मामला बहुत सीरियस है। जब संजय जी सुबह 5:30 बजे वापस मेरे पास आए थे और 5:30 बजे से हम खुद उनके साथ मिलकर बच्चों को ढूंढ रहे हैं। सच्ची बोल रहे हैं मैडम। और मैडम, बच्चे सोसाइटी से थोड़ी ना गायब हुए हैं। अगर सोसाइटी से गायब होते तभी हमारी जवाबदारी बनती थी ना। ज्यादा मत बोल, जितना पूछा जाए ना उतना बोलने का। चल जा। जोशी, नजर रखो इस पर और कुंडली निकलाओ इसकी। नाइट स्टडी का प्लान था, तो रश्मि तुम्हारे घर से 11 बजे क्यों चली गई? आराम से सच सच बताओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, डोंट वरी। मैम, वो एक्चुअली रश्मि और ध्रुव के बीच में झगड़ा हो गया था। झगड़ा हो गया था? क्यों झगड़ा हुआ था दोनों के बीच? ये क्या है दीदी? आप नाइट स्टडीज के बहाने यहाँ पार्टी कर रहे हो? ध्रुव तो चुप रहेगा, तेरा ट्यूशन है ना, तू जा। मैं जा रहा हूँ, मैं मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगा। ध्रुव, मेरी बात सुन। मैम, वो सबके जाने के बाद मैं सो गई थी। फिर रात के 2 बजे रश्मि के पापा उसको ढूंढते ढूंढते आए थे यहाँ पे। पायल बेटा, रश्मि कहाँ है? पायल बेटा, रात के 2:15 बज रहे हैं। रश्मि और ध्रुव घर नहीं पहुंचे अभी तक। कहाँ है वो लोग? और फिर वो चले गए और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। कोई बात नहीं, पार्टी में तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स आए थे उनकी सारी डिटेल्स दे देना, नाम, फोन नंबर। ठीक है। आप कल कहाँ थे मिस्टर अजय? भोपाल में, मेरी फैक्ट्री है वहाँ। हफ्ते में 2 दिन मैं वही रहता हूँ। रश्मि का कोई बॉयफ्रेंड था बेटा? नहीं, मुझे नहीं पता। देखिए मैडम, मेरी बेटी को जितना पता था उतना उसने बता दिया। आगे और कुछ रहेगा तो मैं आपको खुद से फोन कर लूंगा। नमस्ते। पायल, वो देख तेरी सौतन आ गई।
मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया है, फिर भी तूने उसे पार्टी में बुलाया। जब तमाचा जोर का मारना हो ना तो हाथ पीछे लेना पड़ता। इसने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीना है ना, तो देख मैं इससे इसकी सबसे कीमती चीज छीन लूं। चल अपने बैग्स पैक कर ले, तो अपने बुआ के पास रहने जा रही है। पायल, एक बात ध्यान में रखो, तुमने अगर वापस पुनीत से बात करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा, समझी? हाथ छोड़ दीजिए प्लीज। ये ले कपड़े। बदल क्या, जा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे प्लीज। महेश महेश प्लीज मुझे छोड़ के मत जा प्लीज। मैंने सोचा था कि पहला पति तुम्हें छोड़ के गया है तो क्या हुआ, मेरी बीवी भी बिना मेरी गलती के मुझे छोड़ के चली गई। हम दोनों एक दूसरे का दुख समझते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें क्यों छोड़ा था। महेश महेश आपको जिसने भी जो भी कुछ बोला है सब झूठ बोला है। महेश ऐसा कुछ भी नहीं तो है। फिर क्या है सच्चाई, बता ना। कहाँ है तेरा बच्चा, कहाँ है तेरा पहला पति? पता नहीं मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मेरे बेटे के साथ ऐसी दुश्मनी कौन निकाल सकता है? संजय जी, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। संजय जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। शहर में चारों तरफ नाकाबंदी लगवा दी है, किडनैपर्स गैंग को भी उठवा लिया है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपकी बेटी जरूर मिलेगी। अरे आप आ गए? ये ध्रुव और रश्मि कहाँ पे? मैंने कितनी बार कहा है आप उन्हें साथ में लेके क्यों नहीं आते? आपका ना ध्यान ही नहीं रहता। एक बार बच्चे घर पे आ जाए तो मेरी टेंशन खत्म। अभी क्या आप एक काम करिए, आप ना जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अभी आई। जिस मासूम को हम अपनी गोद में बिठाकर दुनिया दिखाते हैं, अगर उसे हमसे कोई छीन ले तो हमारी दुनिया ही उजड़ जाती है। पर यादव परिवार का दुख इससे कई ज्यादा दर्दनाक था। एक तरफ बेटे की मौत का गम तो दूसरी तरफ बेटी की गुमशुदा होने की तड़प ने परिवार को तोड़ दिया था। आने वाला वक्त यादव परिवार पे दुखों का पहाड़ बन के टूटने वाला था। मैडम, उस वॉचमैन बिरजू के बारे में पता लगा है। 2 साल पहले वो यही इंदौर के खजराना में वॉचमैन था, तब भी वहां से एक बच्चा गायब हुआ था। क्या? उठा लो उसे। फिलहाल फरार है मैडम। उसकी प्लेसमेंट एजेंसी ने बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया और वहां से जो उसका एड्रेस मिला वहां पे भी ताला लगा। एक काम करो जोशी, हर जगह नाकाबंदी लगवा दो। किसी भी हाल में ये बिरजू इंदौर के बाहर नहीं जाना चाहिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सस्पेक्ट हमारी नाक के नीचे से निकल गया और हम कुछ नहीं कर पाए। रश्मि अभी भी किडनैपर्स के पास है और उसके पेरेंट्स को देने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं। ओके। ध्रुव तेरा बर्थडे है, शादी नहीं। चल जल्दी, चलो चलो। अरे मम्मी एक काम करते, अभी हम सब तैयार हो चुके, चलो एक फैमिली फोटो क्लिक करते हैं। ए बंदरिया, तू क्या करेगी फैमिली फोटो में? जा फोटो खींच। वैसे भी मम्मी पापा तेरे को कचरे से उठा के लेके आए थे। रुक, ऐसे नहीं बोलते बेटा। रश्मि, आई हेट टीयर्स। आजा फैमिली सेल्फी लेते हैं। ये रश्मि का बॉयफ्रेंड है? पता नहीं मुझे मैडम, मैंने तो इस लड़के को पहले कभी भी नहीं देखा, पर जरूर इसी ने मेरी बेटी को फंसाया होगा। दामिनी, क्या हुआ? रश्मि किसी लड़के से मिलती थी, ध्रुव के फोन में फोटोज भी नहीं उसके। हाँ। संजय जी, आप इस लड़के को जानते? मैम एक मिनट, पायल जानती होगी क्योंकि इस एक फोटो में पायल भी है। पायल की दोस्त किडनैप,
उसके दोस्त के भाई का मर्डर हुआ है। लास्ट टाइम दोनों बच्चों को पायल के साथ देखा गया था और आपने बिना हमारी परमिशन के उसको इंदौर के बाहर भेज दिया। वहां पे मीति साहब, पायल माइनर है, आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि मैंने उसको कहां और किसके पास भेजा है। उस लड़के का नाम पुनीत है। अगर आपको पुनीत के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं पायल से पूछ के आपको बता दूंगा। अभी आप जाइए। मैडम, वो बॉक्स जिसमें चांदनी घर लेटर छोड़ा गया था लोकल में, उसे ट्रैक करना मुश्किल है। और वो लेटर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने कुछ बताया? कोई लीड नहीं मिली मैडम। लेटर पे किसी का डीएनए भी नहीं मिला। रश्मि के सोशल मीडिया अकाउंट से हमें पुनीत राठौड़ का आईडी मिला। टेक्निकल टीम उसके आईपी एड्रेस को जल्दी ट्रैक कर लेगी। और पायल के घर उस दिन पार्टी में कौन कौन आया था, उसका कोई अपडेट? मैडम, सभी दोस्तों का कहना है कि वो पार्टी में नहीं गए थे। किसी को पुनीत का एड्रेस भी नहीं पता और पायल के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ खास नहीं मिला। जोशी, वो ध्रुव की बॉडी पे जो हमें स्टिकर मिला था उसका कुछ भी नहीं मैडम। फॉरेंसिक टीम सिर्फ इतना बता सकी कि वो स्टिकर किसी जूट की बोरी पर चिपका हुआ था। तुम्हारी बेटी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन खुद को कभी अकेला मत समझना। जब भी जरूरत हो मैं हूं ना। संजय, क्या रखा है रश्मि को? मुझे नहीं पता मैडम। तुझे नहीं पता? ये कोठरी देख रहा है ना? 10 मिनट से ज्यादा यहाँ कोई झूठ नहीं बोल पाता। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे सच्ची में नहीं पता वो कहाँ है। तेरी माइनर गर्लफ्रेंड गायब है और तुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। मुझे फिक्र है उसकी। मैंने 2 दिन से सही से खाना भी नहीं खाया है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप लोग ढूंढ रहे हो ना उसे। रश्मि के पूरे ग्रुप में पायल के अलावा तुझे कोई नहीं जानता, ऐसा क्यों? रश्मि और पायल का पूरा ग्रुप मुझे जानता है। आप लोग ने सही से पूछा ही नहीं होगा। जितना पूछा जाए ना सिर्फ उतना जवाब दे। अपनी अकड़ अपने घर पे दिखाना। क्या क्या हुआ था उस रात पार्टी में? अब जब पूरी दुनिया ये वीडियो देखेगी ना और ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल होगी, तब उसे पता चलेगा कि पायल से पंगा लेना क्या होता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? दोस्त के नाम पर धब्बा हो धब्बा। अच्छा हो तुम्हें पुनीत ने छोड़ दिया। क्या बोला तू? क्या बोला? क्या बोला? क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? मैं क्या हुआ और इसकी बहन को छोड़ूंगी नहीं। हुआ क्या? रश्मि, इसको लेके जाना यार। पायल, कंट्रोल योरसेल्फ। पायल, सड़क छाप लोगों के साथ रह के ना तू भी वैसा ही बात करता है। दीदी चुप रहे। चल। फिर मैं घर चला गया। झूठ। तेरे फोन की लोकेशन तो पायल के घर के आसपास दिखा रही है। नहीं मैडम। फिर झूठ। डू इट। प्रीति मैम, प्रीति के साथ था मैं। जोशी, उठाओ इस प्रीति को और पता करो ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। चल उठ जल्दी। ले उठ, एक लेटर लिख। लिख। मैडम, ये पुनीत तो खिलाड़ी निकला। रश्मि से पहले पायल इसकी गर्लफ्रेंड थी और क्राइम वाले दिन ये प्रीति के साथ था, पायल के घर के ठीक पीछे, और आजकल फिर पायल के साथ रेगुलर कांटेक्ट में। इसका मतलब रश्मि के जाने के बाद पायल को उसका बॉयफ्रेंड वापस मिल गया। मैडम, हो सकता है कि पायल और पुनीत ने मिलकर ये किया। बिल्कुल हो सकता है। मुझे डर सिर्फ इस बात का लग रहा है जोशी कि हम पहले एक बच्चा खो चुके हैं और अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमारे हाथ कुछ भी ठोस नहीं लगा है। वो बेचारी रश्मि जिंदा होगी भी या नहीं, भगवान जाने। मैडम, ध्रुव के मोबाइल से वीडियोस रिकवर हुए। मैडम, ये पार्टी के वीडियोस हैं और एक वीडियो डिलीट किया गया था। कौन सा? ये। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अगली बार से मारपीट की ना तो दुगना पैसा लूंगी। चुप कर जाने मन। टेक्नीशियन ने बताया कि वीडियो 14 अप्रैल को शूट किया गया था और 15 अप्रैल को इसे डिलीट कर दिया गया था। जोशी, पता करो ये महिला कौन? 15 अप्रैल को ये वीडियो डिलीट किया गया
और 18 को तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वीडियो की वजह से ये सब हुआ? मैडम ध्रुव ऐसे स्टिंग वीडियोस बनाता रहता था, सोशल मीडिया पे उसके हजारों फॉलोवर्स हैं। एक बार उसने ऐसे ही एक पानी पूरी वाले को एक्सपोज किया था और जनता ने उसकी बाद में बहुत जम के कुटाई कर दी। अभी कहाँ है पानी पूरी वाला? मैडम उसका तो सब बर्बाद हो गया था, तो वो गाँव चला गया था। पता करवाता हूँ कि वो वापस आया है। मैडम ये लेटर मुझे अपने घर के बाहर मिला है। तीन दिन बाद उसी जंगल में पैसे लेकर चले आना, अगर पुलिस साथ आई तो बेटे की तरह बेटी की भी लाश मिलेगी। अपनी बात संजय को बताएं। मुझे लगा आपको बताना चाहिए, इसलिए सीधे यहीं चला आया। मैं चलता हूँ मैडम, मेरी बेटी बीमार है, मेरा इंतजार कर रही होगी। जी थैंक यू। पहले वो चांदनी टीचर और गणेश मास्टर, पता नहीं लेटेस्ट बच्चों के टीचर्स के पास क्यों पहुंच रहे। मैडम मैंने गणेश मास्टर के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाए, हो सकता है कि ये लेटर रखने वाला किसी फुटेज में दिख जाए। एक मिनट पांडे, गाड़ी रुको। जोशी, ये लोगों ध्रुव की डेड बॉडी पे जो स्टिकर मिला था उससे काफी कुछ मिलता जुलता है ना? मैच तो हो रहा है। एक काम करो, ध्रुव की कॉलोनी में पता करो ये राइस कौन कौन मंगवाता है। ठीक है मैडम। आई थिंक हमें ऐसे मिलना नहीं चाहिए। पुलिस को हम पे शक हो सकता है। मैम मैं उस रात गणेश मास्टर के घर गया था ध्रुव के बारे में पूछताछ करने के लिए, मगर बावजूद उसके उसने दरवाजा तक नहीं खोला। आप एक बात बताइए, वो मेरी कॉलोनी में रहता है, मेरा पड़ोसी है, और ये लेटर लेके वो सबसे पहले आपके पास पहुंचा, क्यों? गणेश मास्टर की बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं आया। क्या बेटी? जी मैम शायद आपको पता नहीं है, 3 साल पहले उसकी बेटी मर चुकी है। क्यों? मैम कहीं ये सब गणेश मास्टर ने तो नहीं किया? क्योंकि उस दिन ट्यूशन से भागकर आया था ध्रुव, मुझे अब एहसास हो रहा है कि वो घबराया हुआ था, हम समझ नहीं पाए। याद है तुम्हें? मैडम ये महल राइस तकरीबन आधे इंदौर में सप्लाई होता है। यहाँ ध्रुव की कॉलोनी में भी 8 परिवारों के यहाँ ये राइस आता है, खुद ध्रुव के घर में भी, और इस लिस्ट में गणेश मास्टर का नाम भी शामिल है। गणेश मास्टर की? गणेश मास्टर दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी बेटी सो रही है। हटो। मेरी बेटी सो रही है, तुम ऊपर देखो। पूरा घर सर्च करो। सो रही है। कोई है? दरवाजा खोलो। मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, कोई दरवाजा खोलो, कोई है? जोशी इसे क्या करें आप लोग? ये जरूरी सामान है। कुत्ता पकड़ो इसे। पाप लगेगा। चल पाप लगेगा। हटना, पाप लगेगा। चल पाप लगेगा ना, पाप लगेगा। मैडम इधर दरवाजा है। मेरी बेटी है, मेरी बेटी सो रही है अंदर, पाप लगेगा। चलिए मेरी बेटी, मेरी बेटी, कुछ मत कीजिए। चिल्लाना मत। मेरी बेटी, मेरी बेटी, चिल्लाना मत। मेरी बेटी, तो सो जा बेटा, सो जा। कुछ नहीं, मिलने आए ना। मैडम गणेश, हमें तुम्हारी मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में मुर्दों को जिंदा करने के लिए बलि देने वाले वीडियोज मिले। देखो
सच सच बता दो हमें कि रश्मि कहाँ पर है। हम अपनी चार्जशीट में तुम्हें मानसिक रोगी बता देंगे, जिससे तुम्हारी सजा कम हो जाए। गणेश, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैडम, इसका लॉयर आया है, जमानत के पेपर लेकर। किस बेसिस पे? शायद मानसिक रोगी होने के बेसिस पे। चलता हूँ। मानसिक रोगी। जोशी, 24 घंटे इस पर नजर रखो। देखो कहाँ जाता है, किससे किससे मिलता है। चुपचाप खाना खा, तेरे लिए अच्छा होगा। पैसे मुझे मिल गए हैं, आज से लड़की आपकी। नहीं जितिन, ये ज्यादा हो गया यार। अबे कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। एक बार ये वीडियो वायरल हो गया ना, व्यूज की बारिश होगी, बारिश, समझ रहा है? और हाँ, इसको ना हम लोग तेरे चैनल पे अपलोड नहीं करेंगे, नया चैनल बनाएंगे, उस पर अपलोड करेंगे इसको। नहीं यार, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। रुक रुक रुक, ये पागल हो गया है क्या? कितना रिस्क लिया ये वीडियो बनाने के लिए, मालूम ना तेरे को? खुद को फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं, जो भी पैसे आएंगे आधा बांट लेंगे अपन। ना मतलब ना, समझा? अरे ध्रुव फोन, अरे समझ, बहुत पैसे कमाएंगे। ये ध्रुव तो अच्छा नहीं कर रहा है ये। मैम, ये वीडियो हमने डिलीट कर दिया था क्योंकि हम दोनों को सही नहीं लग रहा था ये। लेकिन सही और गलत का एहसास तुम्हें कब हुआ? जब तुमने वीडियो बना ली। अगर पंकज ने तुम्हारा नाम नहीं बताया होता तो क्या तुम सामने से आकर बताते? नहीं बताते ना? और कोई बात है जो छुपा रहे हो? नहीं मैम। जाओ। सॉरी मैम। आजकल के बच्चे। मैडम, वो लॉज वाली औरत का पता चल गया। नैना श्रीधर नाम है, इंदौर की रहने वाली है। जोशी, ये देखो, इसमें संजय की पूरी जन्म कुंडली है। वो संजय की जो जमीन थी भोपाल में, जो उसने बेची थी, जिसको लेकर उसके भाई, उसके चचेरे भाई प्रताप के साथ उसका झगड़ा चल रहा था। बाद में उसने अपनी वो जमीन उसी भाई को बेच दी। हो सकता है कि मामला सुलझ गया। वैसे मैडम, ये जमीन मार्केट रेट से सस्ती बेची गई थी। हो सकता है कि ये क्राइम जो है वो फैमिली मैटर का नतीजा रहा। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मामला यहाँ भाई या प्रॉपर्टी का नहीं रहा। ये देखो, संजय की शादी 2008 में हुई। 2008 यानी कि 13 साल पहले। 13 साल पहले शादी हुई तो 16 साल की रश्मि उसकी बेटी कैसे हुई? इसमें इलीगल क्या है? अपनी मर्जी से करती हूँ और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं मुझे। मैं भी खुश और सामने वाला भी खुश। पता है मैडम, यही बात ना मैंने अपने दोनों पतियों को भी समझाई थी, पर वो नहीं समझे, छोड़ के भाग गए मुझे। तुम्हारी कहानी सुनने के लिए नहीं आए यहाँ पर। जिन्होंने तुम्हारा ये वीडियो बनाया था, तुमने उन्हें देखा है या नहीं? नहीं, जब तक मैं वहां पहुंची वो लोग भाग गए थे। कौन है? वैसे है कौन ये बच्चे? ध्रुव यादव नाम था इस बच्चे का। मर्डर हो गया उसका, और उसकी बहन रश्मि किडनैप है। तो आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं तो उन्हें जानती तक नहीं हूँ। कौन है, किसके बच्चे हैं? संजय यादव के बच्चे हैं। नहीं, मैं किसी संजय यादव को नहीं जानती। नहीं नहीं, मेरी बच्ची को मत ले जाओ। नहीं, मेरे बच्चे को मुझे दे दो। नहीं, मत ले जाओ मेरी बच्ची को। इस औरत की बातों से ना झूठ की बू आ रही थी जोशी। संजय का नाम लेते ही इसका चेहरा फीका पड़ गया। इसका दूसरा पति महेश श्रीधर, इसको 2018 में छोड़कर चला गया था। इसके पहले पति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इस महेश श्रीधर को ढूंढ कर निकाल। मर्डर की रात जो कुछ भी हुआ उसे छिपाने के लिए और भी बहुत कुछ प्लानिंग हुई होगी। 18 तारीख से लेके आज की डेट तक जितने भी लोग, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबकी कॉल डिटेल्स लिखो। ओके मैम। पुलिस उसी राह पर चल रही थी जहां मुजरिम उन्हें भेजना चाहता था।
मुजरिम ने पुलिस को एक ऐसे जाल में फंसाया था जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं था। मैडम, सबके कॉल रिकॉर्ड रहा। संजय के सीडीआर से पता चला है कि मर्डर के दूसरे दिन से ही वो अपने चचेरे भाई प्रताप यादव के साथ रेगुलर कांटेक्ट में था। प्रताप यादव, जिसको संजय ने अपनी जमीन बेची थी। जी, और एक बात मैडम, पिछले कुछ दिनों से संजय देहरादून के एक प्रॉपर्टी एजेंट के साथ रेगुलर टच में है। इंक्वायरी की तो पता चला कि वो देहरादून में एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है, लेकिन अपने नाम पर नहीं। फिर? नैना श्रीधर, इसी नाम से एग्रीमेंट बनवाओ। अगले हफ्ते आता हूँ पैसा लेके, तब तक पेपर रेडी रखना। क्या चल रहा है ये सब? हाँ, हम जानना चाहते हैं, क्या रश्मि तुम्हारी और संजय की बेटी? नहीं, संजय मेरे पहले पति सुनील के दोस्त हैं। मेरी बेटी के पिता सुनील ही हैं। तो उसे अडॉप्शन के लिए क्यों दिया? सुनील को जब पता चला कि बेटी होने वाली है तो उन्होंने मेरा अबॉर्शन करवाने की कोशिश की, लेकिन अबॉर्शन हुआ नहीं। और जब बेटी हो गई तो संजय ने मेरी बेटी को अडॉप्शन सेंटर में डाल दिया। मैंने जब संजय से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है तो उसने मुझे बताया कि शायद मेरी बेटी को किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। मुझे तो आज पता चल रहा है कि रश्मि मेरी बेटी है। झूठ, ये कहानियां बनाना बंद करो। तुम्हें पता था कि रश्मि तुम्हारी ही बेटी है, इसलिए तुमने उसे कहीं किडनैप करके रखा। अब सीधे सीधे बताओ, उसे कहाँ रखा तुमने? मैम, मुझे नहीं पता रश्मि का है। मैडम, संजय और उसकी पत्नी दामिनी भोपाल में प्रताप की बेटी की शादी में गए हुए। उसकी खुद की बेटी किडनैप हुई पड़ी और वो शादी में गया। मैडम, अजीब बात तो यह है कि प्रताप यादव की कोई बेटी है ही नहीं। रुको, उस रात दामिनी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। जिस वक्त उसने मुझे उठाया तब 11 बज रहे थे, लेकिन ध्रुव अभी तक घर नहीं लौटा था। दामिनी ने तुम्हें रात 11 बजे उठाया था, पर तुम तो बच्चों को ढूंढने रात 2 बजे गए थे। रश्मि, क्या कर रहा है मेरी बेटी के साथ? पढ़ाई के नाम पर तू ये गुल खिला रही है? तुझे गोद लेना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और आज मैं उस गलती को सुधार करूंगा। मेरे हाथों मेरा बेटा मारा और इस गलती का एहसास होते ही मैं रश्मि को भोपाल अपने चचेरे भाई प्रताप के घर लेके चला गया। फिर मैं घर आ गया और कुछ पैसे और चावल की बोरी लेकर वापस चला गया। अगर 11 बजे तुम रश्मि को लेकर भोपाल चले गए थे तो बिरजू और पायल ने तुम्हें रात 2 बजे यहाँ कैसे देखा? बिरजू, सोसाइटी में ध्रुव आया था क्या? रात के 2 बजने वाले हैं, घर नहीं लौटा हुआ अभी तक। बेटा, रात के 2:15 बज रहे हैं। रश्मि और ध्रुव घर नहीं पहुंचे अभी तक। कहाँ है वो लोग? फिर भोपाल से लौटने के बाद बिरजू की घड़ी में सही टाइम कर दिया तो सबके हिसाब से मैं 2 से 5 ही बाहर था। किसी को शक नहीं होता कि मैं 5 घंटे घर से बाहर था। वो लेटर लिखने का ढोंग क्यों? मैंने चांदनी मैडम को लेटर इसलिए लिखा था ताकि ध्रुव की बॉडी मिल जाए, मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकूं। जिस वक्त आप पुनीत से पूछताछ कर रहे थे तब मैंने मास्टर गणेश को लेटर लिखा, ये सोचकर कि इस जुर्म में मैं उनको फंसा सकता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम रश्मि और पुनीत को एक साथ देख ही नहीं सकते थे। रश्मि और ध्रुव के जाने के बाद पुनीत वहां दूसरी लड़की प्रीति के साथ था। तुमने मर्डर नहीं किया तो बचा कौन? ध्रुव, मेरी बात सुन।
बता दूंगा कि तू कैसे उनकी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। शर्म नहीं आती तुझे? तू गोद ली हुई बेटी है। रुक अभी, मैं अभी पापा को बताती हूँ। तू पहले मेरी बात तो सुन, मैं कुछ बोल रही हूँ तुझे। तू मेरी यार ये फोन भी बंद हो गया। तू रुक अभी। रुक, मेरी बात तो सुन। ये क्या किया तूने? पकड़ लड़की। हाँ, मैंने ही मारा था ध्रुव को। तो ये सब क्यों किया आपने? बेटा खो चुका हूं अपना, बेटी नहीं खोना चाहता था। मुझे लगा कि ध्रुव के होने के बाद आप लोगों ने मुझसे प्यार करना ही बंद कर दिया। ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? ध्रुव, रुक जा बिना इसका फिल्मी कीड़ा आज मैं निकाल ही दूंगा। पकड़ता हूँ। मैंने तुमने और ध्रुव में कभी कोई भेदभाव नहीं किया बेटा। फिर भी अगर जाने अनजाने मैंने तुम्हें गैर होने का एहसास कराया हो तो माफ कर दे मुझे। रश्मि को ध्रुव की हत्या के जुर्म में जुवेनाइल होम भेज दिया गया। सबूतों से छेड़छाड़ और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में संजय को भी गिरफ्तार किया गया। संजय के लिए उसके दोनों बच्चे आंखों के समान थे। वो दोनों से बराबर प्यार करता था, मगर रश्मि ये नहीं समझ पाई। उसके मन में परायपन के भाव की आग ऐसी भड़की जिसकी लपटों ने पूरे परिवार की खुशियां राख कर दी। अगर वक्त रहते हम शंका की धुंध नहीं हटा पाते हैं तो कई बार हमारे करीबी और अपने ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसलिए बच्चों से बात करते रहना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं वो किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। इन्हीं सुझावों के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।